नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। और सुपरफास्ट 100 में बात सबसे पहले बड़ी खबर की। यूपी एटीएस ने गोरखपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ये बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी वकास और तहसीन से पूछताछ में इन आतंकियों का सुराग मिला, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। दोनों की उम्र 20 से 22 साल है। माना जा रहा है कि ये आतंकी आत्मघाती आतंकी हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अख्तर को मंगलवार सुबह नेपाल सीमा पर काकरभिट्टा से गिरफ्तार किया गया था। वो नेपाल से भारत लौट रहा था। बिहार में आज नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। भारत विजय के नाम से नरेंद्र मोदी सासाराम, औरंगाबाद और गया में रैलियां करेंगे। इसके अलावा मोदी झारखंड के चतरा और लोहरदगा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने वडोदरा में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बदलने पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर दलितों का अपमान किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से भारत विजय अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। मोदी ने AK-47, AK-एंटनी और AK-49 यानी अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का मददगार बताया। पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK-एंटनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49। मोदी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी की वेबसाइट के नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट तक बता डाला। मोदी ने इशारों में केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण पर भी कश्मीर को अलग करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मदद करने वालों में दूसरे AK यानी AK-एंटनी को बताया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। मोदी ने एक बार फिर से राहुल को शहजादा कहकर पुकारा। उन्होंने राहुल गांधी के कांग्रेस की सोच वाले बयान पर चुटकी दी। नरेंद्र मोदी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन वंशवाद से मुक्त कराना है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को देश के जवानों और किसानों की कोई सुध नहीं है। अपने विरोधियों पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि जनता को सेकुलरिज्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मोदी ने पाकिस्तानी विस्थापितों का मुद्दा उठाकर भी सरकार को घेरा। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता मिल जाती है, पाकिस्तान से आए भारतीयों को क्यों नहीं। बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक बार फिर 60 महीने सत्ता देने की गुजारिश की। मोदी ने दावा किया कि वो 60 साल की बर्बादी से देश को 60 महीने में उबार लेंगे। भारत विजय अभियान की शुरुआत करने से पहले नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी पहुंचकर मां के दर्शन किए। वैष्णो माता के मंदिर तक नरेंद्र मोदी घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। मोदी सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। उस दौरान उनके कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार धारा 370 पर बहस की चुनौती देने वाले मोदी इस बार मुद्दा क्यों भूल गए। उन्होंने कहा कि वो जनता को धोखा देकर देश का PM बनना चाहते हैं। उनके कहने में करने में फर्क रहता है। वो धोखे के बुनियाद पे इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी जो है हासिल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान का एजेंट और AK-49 कहा। ये PM पद के दावेदार को शोभा नहीं देता। पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, वो AK-49 बोलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दावेदार को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते, वो खुली बहस के न्योते को क्यों टाल रहे हैं। मोदी और केजरीवाल के बीच हुई जुबानी जंग का फायदा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी को बीते बुधवार को 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 14 अप्रैल के बाद वाराणसी में ही रहकर 1 महीने तक वाराणसी में प्रचार करेंगे। इस बीच वो चुनावी मुद्दे उठाकर वाराणसी की गलियों में नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। वाराणसी में केजरीवाल को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। केजरीवाल को रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। इनका आरोप था कि उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देकर जनता के साथ धोखा किया है। उधर गुजरात सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया जिसमें मोदी सरकार पर अंबानी अदानी से रिश्ते, गुजरात में किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण जैसे आरोप लगाए गए थे। गुजरात सरकार ने 16 पन्नों का बयान जारी कर केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। गुजरात सरकार ने अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने की अपनी राजनीतिक परंपरा के मुताबिक गुजरात और नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैलाया है। देश की जनता इसका जवाब देगी। गुजरात सरकार ने कहा है कि केजरीवाल बेबुनियाद और तथ्यों से परे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहेंगे और 3 रैलियां करेंगे। राहुल सुबह 10:30 बजे नागालैंड के कोहिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो असम के लिए रवाना होंगे। असम पहुंचकर राहुल सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में पार्टी ने अपना नया नारा दिया, आपकी आवाज हमारा संकल्प। सोनिया ने राइट टू हेल्थ, राइट टू होम के साथ राइट टू पेंशन को भी देने का वादा किया। सोनिया ने 2017 तक झुग्गियों की जगह पक्के घर देने, सभी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने, साथ ही 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का वादा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि विकास दर को अभी और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश के विकास के लिए कांग्रेस का मॉडल सबसे बेहतर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम 2009 में किए गए 90% वादे पूरे कर चुके हैं। साथ ही राहुल ने बताया कि मैनिफेस्टो को महिलाओं, आदिवासियों, गरीब मजदूरों, कारोबारियों से सुझाव के बाद तैयार किया गया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की विचारधारा लोगों को लड़ाने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस वाराणसी में मोदी को कड़ी चुनौती देगी, जिसके लिए वो अपने उम्मीदवार का ऐलान भी जल्द कर देगी। साथ ही सोनिया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले होने वाले ओपिनियन पोल को सही नहीं मानती। सोनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ओपिनियन पोल अप्रत्याशित होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ओपिनियन पोल गलत साबित हो चुके हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने से पहले 6 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें दिखाया गया कि राहुल गांधी ने देश में अलग अलग जगहों पर घूमकर करीब 10,000 लोगों की राय ली, जिसे इसमें शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो बनने में 5 महीने का वक्त लगा। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को घोषणा पत्र नहीं, घोटाला पत्र पेश करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के साथ धोखा और देश की जनता का अपमान बताया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था, जिसमें उसे बेहद निराश करने वाले नतीजे मिले। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आंतरिक सर्वे से निराश कांग्रेस को अब सिर्फ बीजेपी के अंदर मचे घमासान और झगड़े से ही फायदे की उम्मीद है। कांग्रेस मान रही है कि बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी से उसे फायदा मिल सकता है। उमा भारती ने बीजेपी के अंदर मचे घमासान पर चिंता जाहिर की। उमा ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी से तो निपट लेंगी, लेकिन बीजेपी के अंदर अफवाह फैलाने वालों से कैसे पार पाएं? झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, लेकिन मैं फिर यहीं समाधि से शिवराज जी को मैसेज करूंगी कि मैं सपा से तो लड़ लूंगी, लेकिन भाजपा के लोग अगर ऐसी झूठी खबरें देंगे कि मैंने भोपाल से टिकट मांगा है, राजनाथ को चिट्ठी लिखते हुए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर भी इस बात पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि उमा भारती खुद रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती है। बाबा रामदेव ने भी बीजेपी नेता उमा भारती के सामने रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। रामदेव ने कहा कि उमा भारती सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े। उन्होंने भरोसा दिया कि उमा उनका प्रस्ताव नहीं ठुकराएंगी। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर उमा भारती प्रस्ताव को मंजूर करती हैं तो वो खुद रायबरेली जाएंगे और उमा भारती के समर्थन में अपने लोगों के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बाबा रामदेव ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति से सोनिया गांधी का पत्ता कटना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने राजनीति में न आने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है।
उधर दिल्ली में लगाए गए योग शिविर पर बाबा रामदेव को आज चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देना है। रामलीला मैदान में हुए योग महोत्सव में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि योग महोत्सव का राजनीतिकरण किया गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी वाराणसी से मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। मुख्तार अंसारी घोसी और वाराणसी दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे। मऊ सदर से विधायक मुख्तार ने पत्रकारों से बातचीत में ऐलान किया, कौमी एकता पार्टी से मुख्तार मैदान में उतरेंगे। बॉलीवुड के आइटम गर्ल राखी सावंत मुंबई नॉर्थ वेस्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। राखी पहले बीजेपी से टिकट चाहती थी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद राखी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रही। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से राखी का मुकाबला एमएनएस नेता और फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर से है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कमाल खान मैदान में है। राखी कहती हैं कि उनको सियासत में लाने का श्रेय शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का है। मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने बेटे फरहान आजमी को उम्मीदवार बनाया है। नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस से प्रिया दत्त और बीजेपी से पूनम महाजन चुनावी मैदान में। फिल्म अभिनेता सनी देओल शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल यहां से मनीष तिवारी सांसद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है। बक्सर से 3 बार सांसद रह चुके लालमुनि चौबे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी ने इस बार बक्सर से अश्विनी चौबे को टिकट दिया है। इसी से नाराज लालमुनि चौबे ने बीजेपी छोड़ दी और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया। श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कर्नाटक की धारवाड़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद निकाले गए मुतालिक बीजेपी कैंडिडेट प्रहलाद जोशी को टक्कर देंगे। आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट से नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर रामकृपाल का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से है। आदर्श घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नांदेड़ सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। चव्हाण ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि येदियुरप्पा को टिकट देने वाली पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने अजमेर संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पायलट के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बरेली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार नामांकन करने पहुंचे तो थे लग्जरी गाड़ी से, लेकिन आम लोगों को देखकर तुरंत रंग बदल लिया। नामांकन की जगह से कुछ दूर पहले ही वो एक रिक्शे पर बैठ गए और फिर रिक्शे से ही निकल पड़े नामांकन करने। मध्य प्रदेश के गुना से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शैलेंद्र कुशवाहा समेत 4 लोगों पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि वो पार्टी के जिला कार्यकारिणी की सदस्य है। युवती का आरोप है कि उसे धमकाकर दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 में शैलेंद्र कुशवाहा और उसके साथियों ने बलात्कार किया। बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पर अपने मुहावरों का मास्टर स्ट्रोक चलाया। सिद्धू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए नागपुर के चुनावी मैदान पर बैटिंग करने पहुंचे थे। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने पंजाब पीली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। अरे मुर्गी 100 रुपए किलो और दाल 110 रुपए किलो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ लो कर लो बात। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी से बाहर अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। मायावती आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। यहां अमरावती में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद संदीप दीक्षित ने अपने संसदीय क्षेत्र में वोट मांगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार महेश गिरी ने भी अपने लिए वोट की अपील की। यहीं से गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी भी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी नेता राम नाईक ने कहा है कि देश में मोदी की लहर भले ही हो, लेकिन इससे बीजेपी केंद्र में सरकार बना लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। राम नाईक ने इशारों में माना कि पार्टी में बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से कैंडिडेट घोषित होने के बाद बुधवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर एक साफ निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि तीनों पार्टियां नफरत फैलाकर सरकार बनाना चाहती हैं। एसपी के रायसेन में बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुषमा ने कहा कि यूपीए सरकार ने जनता को पिछले 10 सालों में सिर्फ लूटा है और अब जनता इससे तंग आ चुकी है। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश सरकार को चोर बता डाला। मेनका ने कहा कि सरकार के मंत्री सिर्फ लूटना जानते हैं, उनके पास सड़क, बिजली, दवाई किसी के लिए पैसा नहीं है। पूर्व सांसद और अभिनेता विनोद खन्ना ने गुरदासपुर से टिकट मिलने के बाद बाटला में रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। खन्ना यहां कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ लड़ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के उधमपुर में एक चुनावी रैली में बीजेपी पर निशाना साधा। आजाद ने कहा कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस नेताओं ने लाठियां खाई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कोई त्याग नहीं किया। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी बक्सर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए लालू ने नीतीश और मोदी पर जमकर हमला बोला। भाई भाई में नफरत फैलाने वाला पार्टी वही नरेंद्र मोदी नहीं किया। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी बक्सर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए लालू ने नीतीश और मोदी पर जमकर हमला बोला। भाई भाई में नफरत फैलाने वाला पार्टी वही नरेंद्र मोदी। गुजरात में जो पाप किया उस पाप को धोने के लिए बनारस में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में नरेंद्र मोदी को देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल सहारनपुर के रहने वाले अभिनंदन पाठक मोदी के हमशक्ल हैं, जिन्हें देखकर लोग समझे कि उनके बीच मोदी आ गए हैं। उनके हमशक्ल मोदी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और रांची से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय का बड़ा झूठ सामने आया है। सहाय ने चुनाव आयोग से अपनी उम्र 2 साल कम बताते हुए 60 साल बताई, जबकि 2009 में सहाय ने अपनी उम्र 57 साल बताई। वहीं सहाय ने इस मामले में कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं किया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच के बाद बताएंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को मथुरा में हेमा मालिनी को 10 4-पहिया वाहनों से रोड शो करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके साथ करीब 30 गाड़ियां चल रही। चुनाव आने के साथ ही नेता देवी देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में हाजिरी लगाने लगे हैं। इसी कड़ी में मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूपी के मंत्री जयशंकर पांडे को भले ही यूपी पुलिस नहीं तलाश पाई हो, लेकिन इंडिया न्यूज की पड़ताल ने मंत्री जी को फैजाबाद के स्थानीय होटल से ढूंढ निकाला। अदालत और पुलिस की डर से मंत्री जी फैजाबाद के होटल में रह रहे हैं। इंडिया न्यूज को अपने कमरे में देखकर पहले तो मंत्री जी चौंक गए। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें अदालत की तरफ से जारी वारंट की जानकारी उनके वकील ने नहीं दी। यौन शोषण मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे आसाराम तबीयत खराब होने का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इंडिया न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया कि वो बिल्कुल फिट है। स्टिंग के जरिए साफ हुआ कि आसाराम अस्पताल से अपना काला कारोबार भी चला रहे हैं। इंडिया न्यूज के स्टिंग में आसाराम की देखरेख में मौजूद पुलिस वाले ने इस बात का खुलासा किया। साथ ही आसाराम का मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले ने भी कबूल किया कि वो झूठी बीमारी का ढोंग कर रहे हैं। और ठीक सुबह 10 बजे हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन महापाखंड में पूरा खुलासा। आसाराम के एक एक झूठ का पर्दाफाश हो। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार के खिलाफ दंगों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने के आरोप में याचिका देकर सीबीआई से जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यूपी सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही। अगर खुफिया एजेंसियां जमीनी स्थिति को देखते हुए अलर्ट हो जाती तो दंगे रोके जा सकते थे। कोर्ट ने ड्यूटी निभाने में विफल रहे खुफिया अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शुरुआत में ही ढिलाई बरती, जिससे दंगे और भड़क गए। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि दंगों के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हुई महिलाओं को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बीजेपी ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर दंगे पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सीएम अखिलेश यादव में नैतिकता बची हो तो कम से कम अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन अपने पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं, इस पर आज फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि श्रीनिवासन को पद छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि उनके बिना पद छोड़े आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सही जांच मुमकिन नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई हो सकती है जिसमें आदर्श घोटाले में दर्ज एफआईआर से अशोक चौहान का नाम हटाने की मांग की गई है। निचली अदालत ने सीबीआई की इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की। सहारा प्रमुख की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी नजर। बड़ा सवाल है कि क्या सशर्त जमानत के लिए तय की गई 10,000 करोड़ की राशि जमा कराएंगे सुब्रत कौर।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 22 दिनों बाद सशर्त जमानत के लिए मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय पहले 10,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करें, तभी उन्हें जमानत दी जाएगी। इनमें से आधी रकम कैश होनी चाहिए। इससे पहले सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया प्रस्ताव रखा था। इसमें उसने कहा था कि सेबी को 20,000 करोड़ रुपए अगले साल 31 मार्च तक किश्तों में चुका देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के इसी प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए उनकी सशर्त जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 सालों में काले धन को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप मामले में दोषियों की सजा पर फैसला एक दिन के लिए टल गया। आज 3 बजे सेशंस कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। चंडीगढ़ में बुधवार रात आईटी कंपनी इंफोसिस के दफ्तर में आग लग गई। आग कंपनी के अंदर बने फूड कोर्ट में लगी थी, जिससे दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई से सटे भायंदर में पुलिस ने रेल व्यापार करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रैकेट चलाने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 महिलाएं बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से भारत में रह रही हैं, जिसमें एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी का ही सौदा 1 लाख रुपए में कर दिया था। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अजय नाम का ये शख्स देर शाम अपने काम से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि अजय जैसे ही दिलशाद कॉलोनी पहुंचा, 2 लड़कों से उसकी बहस हो गई। इसी के बाद दोनों ने धारदार हथियार से अजय पर वार कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के शादरा में फ्लाईओवर के पास पंजाब से आ रहा ट्रक पलट गया। तेज रफ्तार ट्रक का बैलेंस अचानक बिगड़ गया और वो पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के इरादे से उतरी कानपुर की नन्ही जलपरी श्रद्धा ने बुधवार को 120 किलोमीटर तैरते हुए रायबरेली पहुंची। श्रद्धा कानपुर से इलाहाबाद के 280 किलोमीटर का सफर तैरते हुए पार करने के इरादे से उतरी है, जिसे हासिल करने के बाद श्रद्धा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड के सामने श्रीलंका की टीम होगी। मलेशिया के लापता विमान के दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश होने के अहम सबूत मिले हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में 122 चीजें दिखाई दी हैं जो विमान से जुड़ी हो सकती है। मलेशिया के कार्यवाहक परिवहन मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने कहा है कि फ्रांस के भेजे गए नई सैटेलाइट तस्वीरों में पर्थ से करीब 2557 किलोमीटर दूर मिली चीजें 1 मीटर से 23 मीटर तक की हैं। हुसैन ने कहा कि तस्वीरों को जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है। यूक्रेन की रूस के साथ जंग होने की आशंका के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब $1 करोड़ की सहायता देने का फैसला किया है। ये राशि पाकिस्तान को दी जाने वाली $15 अरब की सालाना राशि में कटौती करके दी जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में विल्स फैशन वीक की शुरुआत हो गई है। तरुण तेलानी के शो में रैंप पर शिल्पा शेट्टी उतरी तो उनका जलवा देखने लायक था। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान धूम सीरीज की अगली फिल्म में धूम मचाते नजर आ सकते हैं। ऐसी खबर है कि सलमान धूम 4 में विलेन की भूमिका में दिख सकते हैं। हालांकि अभी तक फिल्म से जुड़े निर्माता निर्देशक की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म 2 स्टेट्स का नया गाना रिलीज हो गया है। फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी।